केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सॉल्यूशन चैप्टर्स का ही है। इसका डेफिनेशन लिखे हुए है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक आयंस or molecules of the definite particles but not on the nature of solid। यानी कि यह जो नेचर्स पर डिपेंड्स नहीं करेगा, मीन्स या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द number of solute particles। और ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि इट डिपेंड्स अपॉन the amount of solvent and ये भी लिख सकते हैं हम लोग, it is not depends on the nature of the particles। एग्जाम्पल्स में हम लोग अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 मोल यूरिया को लिए एंड 1 मोल लेंगे हम लोग ग्लूकोज। देखिए 1 मोल यूरिया लिए, 1 मोल ग्लूकोज, यानी कि इसमें भी मान लेते हैं कि n मोल जो है Na मोल जो है डिजोल्व हुआ। ये भी जो है Na पार्टिकल्स मान लेते हैं, Na मोल या Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स तो अगर दोनों क्या होगा, वह डिजोल्व होगा। तो यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि देखिए इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लेते हैं यूरिया को अगर n मोल में अगर मान लेते हैं डिजोल्व करते हैं, ग्लूकोज को भी n मोल में, ठीक, तो दोनों का जो है, ठीक ना, इसमें अमाउंट जो है क्या है, सेम। अमाउंट क्या है, सेम है। डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड्स करेगा। नेचर से नहीं मतलब है, दोनों का क्वांटिटी सेम है, नेचर से नहीं मतलब है। नेचर जो है लिखा हुआ है कि इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, मीन्स उसका नेचर्स जो है ये आपको शो नहीं करेगा कि यह जो है जल्दी घुलेगा कि कम घुलेगा, लेकिन दोनों जो घुलेगा है। तो नेचर से नहीं मतलब है। यह जो है हम लोग देखेंगे कि उसमें जो है क्वांटिटी जो है कितना लिए हैं और सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा लिए हैं। बहुत सा मान लेते हैं कि अगर हम लोग सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो देखेंगे कि वह जो है आपको डिजोल्व हो भी जाएगा और नहीं भी डिजोल्व होगा, ऐसा भी चीज हो सकता है। तो ये जो है आपको किस पर डिपेंड्स करेगा, अमाउंट्स पर और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसमें कितना मिलाए हैं उस पर भी डिपेंड्स करेगा। ज्यादा मिलाएंगे तो उस पर डिपेंड्स करेगा। अमाउंट जो है इसमें लिखे हो ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है, कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, उसको नेचर से नहीं मतलब है, ओनली
डिपेंड्स ऑन द, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें कितना मिलाया गया है, और आपको डिपेंड्स करेगा अमाउंट जो है सॉल्वेंट का कितना है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है आगे हम लिखते हैं। ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, अगर हम लोग मिलाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट्स जो है और उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को कितने जो है डाल रहे हैं उस पर डिपेंड्स करते हैं। नेचर से नहीं मतलब वह डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का नेचर कैसा भी होगा उससे नहीं मतलब है। अब जो है इसको कैलकुलेशंस करनी अगर होगी तो कैलकुलेशंस ऑफ द कोलिगेटिव कैलकुलेशंस करने के लिए इसमें जो है न्यूमेरिकल्स जो आएगा, अगर मिलाते हैं तो मान लेते हैं कि अगर वह आपको कितना मिल रहा है, उसका डिसोसिएशंस हो रहा, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, उसका हम लोग नेचर्स के बारे में, नेचर्स पर तो डिपेंड नहीं करेगा, उसमें कितना अमाउंट से क्या चीज है उस पर यह डिपेंड करेगा। तो इसके लिए कैलकुलेशंस के लिए जो होता है हम लोग पढ़ेंगे वंस हाउ फैक्टर, जिसको आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वंस ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूट, यानी कि यह सॉल्यूट के लिए मीन्स हम लोग जैसे अभी जो पढ़े, मैंने क्या चीज पढ़ा कि इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल जो उसमें मिला रहे हैं तो फैक्टर करना होगा कि उसमें मिल रहा है तो किस तरह से वह टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, उसी पर डिपेंड्स करेगा ना ये। तो उसी के बारे में हम लोग कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग यूरिया को लेते हैं और NaCl को लेते हैं, ठीक, इसको भी 1 मोल लिए हैं और ये भी 1 मोल। अगर इसको भी वाटर में डिजोल्व करते हैं और इसको भी वाटर में डिजोल्व करते हैं, समझिए, यानी कि यूरिया को भी वाटर में 1 मोल यूरिया को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, NaCl को भी वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो है आपको प्रॉपर्टी जो है अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं कि यूरिया जो है आपको इसका वो पूर्ण रूप से 100% डिसोसिएशन नहीं होता, लेकिन NaCl जो है आपको वाटर में जो है कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। समझिए, यहां NaCl जो है आपको वाटर्स में जो है कंप्लीटली क्या होगा, डिजोल्व होगा, इसलिए कि इसका आयनाइजेशन होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं शुगर के बारे में भी और शुगर के बारे में भी और NaCl के बारे में भी अगर हम लोग समझेंगे कि जो शुगर जो होता है वह कंप्लीटली डिजोल्व तो हो जाता है, लेकिन वह आयंस के फॉर्म में डिसोसिएशन नहीं होता है। बट NaCl जो होता है 100% आयोनाइजेशन होता है। किसमें? किसमें? आपको वाटर में। समझ में आ रही? तो उसी तरह के हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको लिख लीजिए, ये जो है वंस ऑफ फैक्टर्स जो है
इसको हम लोग तीन रूप से पढ़ेंगे। एक होता है एसोसिएशंस, एसोसिएशंस, एक होता है डिसोसिएशंस, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए यहां जो मैंने जो बता दिए कि आई जो है आपको इट रिक्वायर्स फॉर द सॉलिड पार्टिकल्स को, तो सॉलिड पार्टिकल्स का क्या होगा, एसोसिएशंस होगा, डिसोसिएशंस होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। यानी कि सॉलिड को किस में डालेंगे हम लोग, सॉल्वेंट में डालेंगे, तो सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा, वह सॉल्यूशंस बनेगा, तो वह कंप्लीटली डिजोल्व होगा कि नहीं, आयोनाइजेशन होगा कि नहीं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या होगा, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एसोसिएशंस के मतलब होता है जुड़ना, एसोसिएशंस के मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे मान लेते हैं कि 2a है और जुड़कर आपको बन गया a, जुड़कर बन गया a। समझ में आया। इसमें जो है आपको आई जो है ग्रेटर देन 1 होगा, इसमें एसोसिएशन जुड़ेगा। देखिए आई जो है लेस देन होगा ना, हाँ लेस देन। और इसमें जो है आपको ये अगर मान लेते हैं कोई ए बी पार्टिकल्स जो है, ठीक ना, यह जो टूटेगा प्लस में भी और माइनस में। समझ में आ रही है। तो ये जो है आई ग्रेटर देन 1, आई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इसमें क्या होगा, छोटा होगा। और इसमें जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, जब टूटेगा ही नहीं, तो आई का वैल्यू कितना होगा, 1। ये समझ में आ रही है कि जब जो रहेगा कि अगर हम लोग किसी अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, नाइदर भी एसोसिएट नॉर भी डिसोसिएट, तो इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रही है। तो उसमें आई का वैल्यू कितना होगा, 1। डिसोसिएशन में क्या होगा, आई ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन में क्या होगा, आई लेस देन 1। इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो ये जो रहेगा हम लोग जो भी फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक ना, आई का जो है इट रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूट के लिए वंस ऑफ फैक्टर्स जो है, इसमें जो है एसोसिएशन, डिसोसिएशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं 1 बाय 1। कॉपी करते जाइए। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये डिसोसिएशन से, डिसोसिएशन से हम लोग लेते हैं कि डिसोसिएशन जो है क्या चीज होता है। डिसोसिएशन के मतलब बता दिए हैं क्या चीज, डिसोसिएशन के मतलब क्या होता है, वह आयोनाइजेशन में वह टूटता है। क्या होता है, टूटना, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के मतलब क्या होता है, टूटना। डिसोसिएशन में यही चीज बताया है ना कि अगर मान लेते हैं कि ए बी जो है यह टूटेगा ए प्लस और बी माइनस। जैसे मान लेते हैं कि NaCl भी अगर है तो वह Na प्लस और Cl माइनस, आयोनाइजेशन होगा। ये समझ में आ गया। तो इसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज होता है, इसमें हम लोग दो तरह के लेते हैं। एक जो होता है मोलर मास ऑफ theoretical divided by molar mass of
ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इक्वल्स टू आई। ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आई का वैल्यू जो रहेगा, अगर मान लेते हैं कि लेस देन, अगर 1 अगर आता है तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ थियोरेटिकल इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। ये दोनों तरह के मास जो है, तो इसीलिए जो है हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिसोसिएशंस में आई का वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आई इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला 1 प्लस n माइनस 1 इंटू आर। देखिए आई का वैल्यू यहां रखते चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो यहां पर जो है आपको अल्फा इक्वल्स टू क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइज समझ में आ रही है। अल्फा जो क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, और एन जो है नंबर्स ऑफ आयंस, नंबर्स ऑफ आयंस, आयंस मॉलिक्यूल्स, समझ में आ रहा है। एन इक्वल टू नंबर्स ऑफ आयंस इन मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है, अगर क्या होगा कि यह आयोनाइज्ड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी बड़ा चीज, ठीक ना, वह टूटकर किसमें जो है, यानी कि बिग मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर आयंस फॉर्म में जो है आपको क्या हो जाएगा, या डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से, इसी से जो है हम लोग अब जो समझेंगे कि जो अल्फा का वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं, किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एन का वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं। अल्फा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सॉरी अल्फा वैल्यू जो रहेगा कि 10% आयोनाइज्ड हुआ, या 100% टूटा, या नहीं टूटा। अल्फा इक्वल टू 0 भी हो सकता है, किसमें हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, यानी कि वहां जो है नाइदर भी एसोसिएशंस नॉर भी डिसोसिएशंस, तो वहां पर उस कंडीशंस पर क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0 अगर पुट कीजिएगा, ठीक ना, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है। अल्फा इक्वल टू 0 पुट कीजिए कब, नाइदर भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक ना, देन आई शुड बी वैल्यू 1। ये समझ में आ रही है। इसको कॉपी कीजिए, बोर्ड छोटा है, छोटा छोटा ही हम लोग लिखेंगे, लेकिन समझेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। लिखते जाइए, बहुत सारी चीज क्वेश्चंस जो करना है धीरे धीरे। अब जो है जैसे हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के मतलब क्या चीज बताए हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के मतलब बताए हैं कि उसमें क्या होगा, नाइदर भी एसोसिएशंस नॉर भी डिसोसिएशंस। यह जो होता है किसमें होते हैं, ये जो है नाइदर भी एसोसिएशंस नॉर भी डिसोसिएशंस जो है किसमें होते हैं, तो ये जो होते हैं कि जितने भी तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक compounds have neither be association or nor be dissociation।
ये समझ में आ रहा है? यानी कि जितने भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होगा उसमें ना तो एसोसिएशंस होगा ना तो डिसोसिएशंस होगा, वह टूटेगा ही नहीं। तो जब वह टूटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब कि जीरो हो गया। तो जैसे एग्जांपल्स में क्या क्या चीज हो सकता है, क्या चीज का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो टूटेगा नहीं, तो जैसे यूरिया जो होते हैं, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, समझ में आ रही है, सुक्रोज हो जाएगा। तो जितने भी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए हुए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, दोज कंपाउंड्स फाइंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वही होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन जिनमें कार्बन अवेलेबल रहेगा, तो उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है CH3 COOH, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये। तो जितने भी जो मोस्टली जो होते हैं, यहां लिख सकते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव नाइदर बी एसोसिएशंस नॉर बी डिसोसिएशंस। तो उस केस में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ये समझ में आ रहा होगा। तो अल्फा का वैल्यू किस में हम लोग रखेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि आई जो है हम लोग निकालने के लिए क्या होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, ये होता है। तो आई का वैल्यू जो है यहां पर लिखेंगे 1 प्लस n-1 इंटू 0, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 0, तो आई इक्वल टू 1। तो आई का वैल्यू यहां पर क्या हो गया, समझिए, आई का वैल्यू 1 हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, समझ में आ गया। आई का वैल्यू 1 हो गया, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू, हम लोग लिखे हुए क्या कि थियोरेटिकल मोलर मास ऑफ, theoretical divided by molar mass of observations। तो उसको ऑब्जर्व जो है, तो इसमें आई इक्वल टू क्या चीज लिख देंगे हम लोग, 1 तो यहां पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू मोलर मास ऑफ थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व, क्या हो जाएगा, मीन्स मोलर मास ऑफ थियोरेटिकल इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये समझ में आ रही है, इसको समझ में आ रही है ना। तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट, फटाफट कॉपी कीजिए उसको, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है क्या चीज होता है, जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो समझ लिए हम लोग, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जनरली अभी पढ़े हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि नाइदर बी एसोसिएशन नॉर बी डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, दोनों होगा, क्या होगा, एसोसिएशन भी होगा और डिसोसिएशन। तो इसमें जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हम लोग पढ़े हुए दो तरह के, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक, ये हो गया। तो स्ट्रॉन्ग में जैसे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट हो जाएगा। उसी तरह से आपको क्या हो जाएगा, वीक एसिड और वीक एसिड हो जाएगा। इस तरह से उसमें हम लोग पढ़ेंगे वीक बेस के बारे में, जो भी होता है वे सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, या क्या चीज होता है कि दोज
कंपाउंड्स, देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वे उसका मतलब क्या होता है कि दोज कंपाउंड्स हैव completely ionized देखिए दोज कंपाउंड्स हैव completely ionized in water। अगर जिसका मतलब कि क्या होगा कि वह कंप्लीटली अगर आयोनाइज्ड अगर हो जाता है तो वही जो है आपको किसमें हम लोग लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में लेंगे। किसमें लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स में, उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक। तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड के मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा जो है कितना हो जाएगा 100% जो है क्या हो जाएगा आयोनाइज्ड हो जाएगा। किसमें? सॉल्वेंट में हो जाएगा। मतलब मीन्स क्या हो गया कि सॉल्यूट को किसमें डिजोल्व, सॉल्वेंट में, सॉल्यूट जो पार्टिकल्स, तो वह क्या हो जाएगा 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। मीन्स अल्फा इक्वल टू 100%, 100% को लिख सकते हैं कि 100/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसमें हम लोग रखते हैं क्या चीज आई के निकालने के लिए हम लोग अभी पढ़े 1 + n - 1 × अल्फा। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 + n - 1 × 1। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1 + n - 1 1 गए, तो i इक्वल टू n। i का वैल्यू जो है अगर आपको n का, तो अब यहां पर तो n का वैल्यू तो निकालना होगा हम लोग को, और उसमें क्या चीज आ गया था i का वैल्यू 1 हो गया था, तो i इक्वल टू क्या हो गया n हो गया। तो n वैल्यू जो है हम लोग निकालेंगे। n वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग अभी सीखते हैं। अब इसे लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है जिसे हम लोग पढ़े हुए जानते हैं क्या क्या होता है। HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है। ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड जो को पहचानने के लिए भी कुछ जो है आपको बताया गया होगा, पढ़े होंगे कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानने के लिए क्या होता है कि जिसमें क्या होगा कार्बन एटम्स प्रेजेंस नहीं रहेगा। इसमें कार्बन एटम्स है नहीं है। अगर कार्बन एटम्स रहेगा तो वह क्या हो जाएगा वीक एसिड हो जाएगा। समझ में आ रही है कि अगर मान लेते हैं कि जिसमें कार्बन नहीं रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, कार्बन नहीं रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा वीक एसिड। समझ में आ रही है ये। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये जानते हैं कि किसमें या आयंस में टूटेगा 100% टूटेगा, तो यह क्या हो जाएगा H+ आयंस, और इसमें क्या चीज होगा ये Cl- जो हो जाएगा। तो यहां पर जो है n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है। यहां पर H+ और NO3 2- में, तो यहां पर 1 और 1 कितना हो जाएगा ये आपको 2 हो जाएगा। यहां पर जो है ये क्या होगा 2H+ में टूटेगा और SO4 2- में, तो ये 2 मोल और ये 1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया n का वैल्यू। ये समझ में आ रही है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। तो इसमें n का वैल्यू रखते चले जाइएगा तो i का वैल्यू निकल जाएगा। यहां से कंप्लीट से इसमें, तो यहां पर जो है इसमें 100% डिसोसिएशन होगा, तो उस केस में हम लोग रखेंगे तो i का वैल्यू n हो जाएगा। तो अगर n का वैल्यू जो है किस तरह से निकालेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए जो भी आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट जो होते हैं। अब इसका मतलब क्या चीज हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि HCl जो है आपको ये 1 मोल और यह H+ और Cl- में हुआ, ठीक ना। तो ये भी जो है 1 मोल, ये भी जो है 1 मोल। समझ में आ रही है। तो ये 1 से क्या हो गया 2 मोल डिसोसिएट हो गए, अलग अलग हो गया।
ये समझ में आ रही है। इसी तरह से जो है H2SO4 जो है, H2SO4 ये जो है आपको 2H प्लस में, और ये जो है SO4 माइनस में, तो ये 2 मोल हो जाएगा और ये N मोल, ये 1 मोल हो जाएगा। ये 1 मोल से आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो इसमें जो है N का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, ये N इक्वल टू 3 लेंगे। ये समझ में आ रही है। इसको फटाफट जो है आप हल कीजिए। इसी तरह से जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं, यानी कि जितने भी तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन जो है क्या होगा, 100% जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स आप लोग भी बता सकते हैं। क्या हो सकता है, KOH जो OH प्लस आयंस माइनस में जो देगा, KOH हो सकता है, और क्या हो सकता है, BaOH2 का होल ट्वाइस हो सकता है, NaOH हो सकता है, MgOH का होल ट्वाइस हो सकता है। ये समझ में आ रही है। इस तरह के ये हो गया। तो इसके लिए जो है आपको N का वैल्यू जो है कितना होगा, KOH के लिए N का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए क्या होगा, ये भी जो है प्लस और माइनस 2, इसमें भी 2 हो जाएगा और इसमें भी 2 और इसमें भी 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग N के वैल्यू, और जितने भी तरह के सॉल्ट भी जो होते हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के केस में भी अगर हम लोग लेते हैं तो इसका भी डिसोसिएशन होता है। ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स में भी हम लोग, तो सॉल्ट में जानते हैं क्या होता है, NaCl होता है, और क्या हो सकता है NaCl, MgCl2, ये भी सॉल्ट है। ये समझ में आ रही है, NaCl, MgCl2, और ये भी हो सकता है Na2SO4 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है। ये सब क्या है, सॉल्ट है। तो इसको भी निकालेंगे तो ये भी प्लस और माइनस में एनाइड होगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये जिसे मान लेते हैं कि Na प्लस और आपको ये Cl माइनस, समझ में आ रही है। तो इसके लिए N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके लिए भी 2 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, और इसके लिए भी 3 हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि K4, ठीक ना, K4 और लेते हैं हम लोग K4, और ले सकते हैं कि FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लेते हैं, तो इसका क्या होगा, देखिए K4 में है, तो ये किस तरह से टूटेगा, तो इसका अगर टूटने के लिए अगर हम लोग बोलेंगे तो ये जो रहेगा 4K प्लस में, ठीक, और ये किस में टूटेगा, FeCN6, ठीक ना, 4 माइनस में, ये 4 एक 5, N का वैल्यू इसमें कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है। इसको आप लोग फटाफट जो है कॉपी कीजिए। तो इसमें जितना भी जो है हम लोग अगर वैल्यू रखिएगा, इसमें दोनों का वैल्यू सेम है, तो I का वैल्यू क्या होगा, हमेशा जो होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो I का वैल्यू I इक्वल टू 1, जिसे मैंने जो बताया है कि I इक्वल टू 1, सॉरी I इक्वल टू N। तो N का वैल्यू जो है हमेशा जो है क्या हो रहा है कि 1 से जो है आपको बड़ा आ रहा है कि नहीं, 1 से बड़ा हो रहा है I का वैल्यू। इसमें जब बड़ा हो रहा है मीन्स I का वैल्यू हमेशा जो बड़ा हो रहा है उनसे,
तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि I इक्वल्स टू क्या था, मोलर मास ऑफ थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ये। तो इसमें जब रखेंगे 1 से ग्रेटर तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, तो मोलर मास थ्योरेटिकल ग्रेटर देन मोलर मास, ये वैल्यू। इसको लिखिए फटाफट। हो गया, लिखो। चलिए, ये हम लोग क्या क्या सीखे अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, सॉल्ट के लिए भी हम लोग अभी सीखे। तो उसी तरह से अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट से अगर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें जो है आपको 1 से बड़ा जो आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसका वैल्यू जो रहेगा, आई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे ना 1 प्लस, ठीक ना, n माइनस 1 इंटू आई। तो इसमें जब 100% क्या होगा, आयोनाइज्ड तो नहीं होगा, तो ये जो होगा ग्रेटर होगा, इसमें बताए हुए हैं हमेशा जो है बड़ा हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि मोलर मास थ्योरेटिकल जो होगा छोटा हो जाएगा, और मोलर मास ये, इसके लिए या जो है आपको, या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है आपको, इसमें तो हमेशा जो है क्या हो, सॉरी ग्रेटर हो, ग्रेटर होगा। ये यानी कि इसका जो वैल्यू जो है आपको, ठीक ना, कि 0 ग्रेटर देन अल्फा, ये जो वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए मोलर मास थ्योरेटिकल ग्रेटर देन मोलर मास ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ठीक। अब जो है वीक एसिड्स जो है हम लोग पढ़ते हैं, वीक एसिड्स बताए ना कि वीक एसिड क्या होगा, कि जिसमें आपको क्या चीज होगा, जिसमें कार्बन्स जो रहेगा तो वह क्या होगा, वह टूटेगा नहीं। वीक एसिड्स के लिए वह बहुत कम आयोनाइज्ड होगा। वीक एसिड में क्या हो जाएगा, HCN जो हो जाएगा, ये समझ में आ रही है, HCN हो जाएगा। और लिख सकते हैं हम लोग CH3COOH, और हाँ लिख सकते हैं CH3OH जो रहेगा, या लिख सकते हैं कि C2H5COOH, ये भी लिख सकते हैं। वीक एसिड जो रहेगा वह क्या होगा कि बहुत कम ही जो है आपको क्या होगा, वह टूटेगा, वह 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, वह क्या होगा बहुत कम। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल्स में कि 0.1 मोल HCN, या लिख सकते हैं कि 0.5 मोल HCN इज, ठीक, 20% आयोनाइज्ड मीन्स जो है कितना हो रहा है, 20% से आयोनाइज्ड हो रहा है। देन फाइंड आई वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम लोग, ये जानते हैं निकालने के लिए आई का वैल्यू, आई इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा जो वैल्यू कितना है 20% है, या कितना भी मोल रहेगा, जिस मोल से जितना भी क्वांटिटी रहेगा, लेकिन आयंस में जो आयोनाइज्ड जो होगा परसेंटेज मोल से नहीं, इससे नहीं मतलब है कितना भी मोल रहेगा, आयोनाइज्ड जो परसेंटेज जो रहेगा उतना ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 20% के लिए इतना है, इतना भी रहेगा तो 20% ही होगा। तो इसमें जो है वैल्यू जो मीन्स
कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हम लोग पुट करेंगे, 20% पुट करेंगे। समझ में आ रही है ये? तो हम लोग इसको जो वैल्यू HCF का अगर वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो HCF क्या होगा, आपको यह टूटेगा लेकिन बहुत कम टूटेगा। तो HCF, H प्लस और Cn माइनस, तो क्या हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा। मीन्स n का वैल्यू जो है कितना रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे। इसमें पुट करते हैं 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 20%। तो I इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 20% मीन्स 100, कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, हाँ 2/10 ना, तो 0.2 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2। यहां पर भी क्या हो गया, मीन्स कि I का वैल्यू जो होगा 1.2, मीन्स क्या हो गया कि I इज ग्रेटर देन, अच्छा 1.2 जो है तो बड़ा है वैल्यू ना, हाँ 1.2 ग्रेटर देन 1, तो 1 से तो बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 से ये I इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको बनाना होगा, बहुत आसान है। जैसे और क्वेश्चंस जो है बनाना होगा, बना सकते हैं। जैसे इसी तरह से और क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 5 मोल, ठीक, 5 मोल जो है अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी चीज अगर लेते हैं तो वह आयोनाइज अगर होता है तो उससे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। कितना भी चीज, कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे इसी से ले सकते हैं कि 5 मोल, लिखे थे ना 5 मोल CH3COOH, ठीक ना, इज 5% आयोनाइज्ड, देन फाइंड द आई वैल्यू निकालिए, कोशिश कीजिए निकालने के लिए। निकालिए कितना आएगा। कभी भी यूट्यूब देखने से पहले कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिएगा, फटफट जो है आपको बनने लगेगा, उसके लिए कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा। इसको कितना आ जाएगा, ये भी जो है CH3, ठीक ना, COOH, तो इसका भी जो है आपको यह इसका डिसोसिएशन से बहुत कम होगा, इसका भी n का वैल्यू 2 हो जाएगा। और अल्फा इक्वल टू 5% है दिया हुआ है, तो I का वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो I इक्वल टू जो है आपको 1 प्लस 2 माइनस 1, 5/100 लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 इंटू, इसको हल करें क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा ना, हाँ। तो I इक्वल टू क्या हो, 1 प्लस 0.05, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.05, ये वैल्यू होगी। देखिए समझ में आ रही होगी। इसको लिखिए, अगर यही जो क्वेश्चंस रहेगा, और मान लेते हैं अगर लेते हैं, अगर हम लोग 0.4 मोल, 0.4 मोल ले लेते हैं H2SO4, H2SO4 इज 80% आयोनाइज्ड, देन फाइंड द I फैक्टर। निकाल सकते हैं, निकालिए।
इसमें देखिए क्या है, एन इक्वल्स टू एच, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, H2SO4, ये क्या हो जाएगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको अल्फा इक्वल टू 80%। तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो I का वैल्यू कितना निकालना ही है, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 80%। तो I इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू इसको 80/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो I प्लस 1 प्लस 2 इंटू इसको हल करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो I इक्वल टू 1 प्लस 1.6, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.6। ये हो गया, फटाफट कॉपी कीजिए। और सब क्वेश्चंस है, देख सकते हैं निकालने के लिए। यहाँ मान ले इससे नहीं लेना देना है, अगर कितना भी यह दिया हुआ रहेगा, मोल रहेगा, चाहे कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, उससे नहीं मतलब है। समझ में आ रही है ना। और केवल जो परसेंटेज मीन्स वह इतना परसेंट जो आयनाइज हो रही है, तो कितना भी अगर क्वांटिटी जो रहेगा उसका परसेंटेज तो उतना ही उसी से रिलेटेड होगा ना, इतना रहेगा उसका इतना परसेंट। तो आयनाइजेशन के लिए जो है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है हम लोग एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। डिसोसिएशंस पढ़ते हैं ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो पढ़ ही लिए हैं। तो एसोसिएशंस के मतलब क्या चीज होता है, इसमें बताया था कि आई जो है आपको लेस जोड़ रहा है, तो 1 से ये छोटा होगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं लिखने के लिए कि द टोटल नंबर ऑफ, देखिए द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच देखिए यानी कि बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटी, मतलब कि सभी मॉलिक्यूल्स का जो रहेगा आपको क्या होगा कि वह मिलकर एसोसिएटेड टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही रहेगा कि जिसको एसोसिएट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक ना, जुड़कर। जैसे मैंने जो बताया कि बड़ा मॉलिक्यूल्स किससे होगा, कि जिसे मान लेते हैं कि 2A है, ठीक ना, यह मिलकर क्या हो गया A2। और जिसे ले सकते हैं हम लोग क्या चीज ले सकते हैं, 2C6H5 2,6COOH, अगर यह मिलकर या आपको मिलकर बड़ा अगर बन जाएगा, ये एक साथ मिल जाएगा तो C6H5COOH। देखिए ये आपको क्या हो गया, मिलकर बड़ा हो गया, एसोसिएट एक साथ मिल गया। तो इस केस में जो रहेगा कि हम लोग आई का वैल्यू जो है इस तरह से निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा हो जाएगा।
वेयर 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 बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए बीटा का वैल्यू जो है अब इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, इससे भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको मोलर मास और थ्योरेटिकल लेस देन मोलर मास ऑफ, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर A2 बनते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या बोलेंगे, डाइमर मॉलिक्यूल्स। अगर 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर अगर A3 जो बन रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइमर बोलेंगे। इस तरह से अगर मान लेते हैं कि Na मॉलिक्यूल्स तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीमर्स। ये कंप्लीट है। अब जो है इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं कि अगर कहीं मान लेते हैं कि बीटा अगर 30% से जो है एसोसिएट हो रहा मिलकर, ठीक है ना, तो उसमें जो रहेगा कि आप फाइंड कीजिए कि आई का वैल्यू जो है आपको कितना होगा। अगर कोई भी रहेगा, कोई भी क्या, इसी को अगर हम लोग ले लेते हैं, इसमें है ना, इसी को ले लेते हैं, ये बन रहा है ना, ये 2 बन रहा है, तो इसको लेंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। अगर ये 30% है, ये एन का वैल्यू 2 हो गया, तो इसके लिए तो एन इजकल सॉरी आई इजकल टू क्या होता है, 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। तो आई इजकल टू 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा -1 इंटू 30%। इसी तरह से आई इजकल टू 1 प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 इंटू 30/100, 0 0। तो ये क्या हो जाएगा आपको, आई इजकल टू 1 प्लस -1/2 इंटू 0.3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इजकल टू 1 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस, -0.3/2। तो आई इजकल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 0.15। इसको निकालेंगे, आई इजकल टू क्या हो जाएगा 0.85। ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी है निकालने के लिए। इसी तरह से और अगर मान लेते रहेगा कि एन का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू जो रहेगा आपको 25, ठीक। तो फाइंड द आपको आई, तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 + 1/n-1 इंटू बीटा हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 1 + 1 क्या हो जाएगा 1/3 -1 इंटू 25%, 20/100। तो आई इक्वल टू 1 + 1/3 -1 क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, कट जाएगा ना, 25
0.25। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको हल करते हैं 3 हो जाएगा 1 माइनस 3 तो 0.25। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस -2/3 इंटू 0.25। आई इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 5/3 समझ में आ रही है। 25 टू जा 50, 3 हो जाएगा। 0.5 होगा ना, 0.5 होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सभी आई इक्वल्स टू 1 माइनस 50/30 हो जाएगा ना 5/30। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 माइनस 5/30। आई इक्वल टू 25/30। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से कम आएगा, आपको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा तो 5/6। आई इक्वल टू, अब इसको रख सकते हैं 0.0 लगभग ये इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपको क्वेश्चंस। अब इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।